विप्रो लिमिटेड ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें शानदार तेजी दिखाई। अराउंड 3% की तेजी विप्रो लिमिटेड के अंदर आ चुकी है। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी हमारे इंडियन इंडाइसेस भी बहुत ज़्यादा अप थे। बुलिश मोमेंटम हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द चार्ट्स के अंदर देखने मिल रहा था। अगर हम बात करें आफ्टर दिस वन डे, आपको हाफ डे कंप्लीट होने के बाद ही इसके अंदर अपसाइड देखने मिला। फर्स्ट हाफ के अंदर आपको ज़रा भी इसके अंदर पॉजिटिव मोमेंट देखने नहीं मिला था। फ्लैट सी ट्रेडिंग इसके अंदर चल रही थी, बट आफ्टर 12 PM आपको इसके अंदर तेज़ी देखने मिली। उसका सीधा सीधा कारण है ये अपडेट। अगर आप देखोगे तो ये अपडेट कभी आई, अराउंड 12 बजे के आसपास ये अपडेट आपको इन्फॉर्म आउट होते हुए देखने मिल रही है। 12 बजे के आसपास ये अपडेट आई और अगर आप देखो सो विप्रो स्टॉक अराउंड 1% जंप हो गया आफ्टर द कंपनी लॉन्च्ड कि उसका ऑटोमेटिव ई कॉमर्स क्लाउड सोल्यूशन डायरेक्ट टू कस्टमर मार्केट प्लेस के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों उन्होंने एक एक्विजिशन किया और एक पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से वो अभी ई कॉमर्स क्लाउड सोल्यूशन डायरेक्टली टू कस्टमर मार्केट प्लेस के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर विप्रो कंपनी पहले बिजनेसेस को सर्व करती थी, अभी अगर वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सर्व करेगी जो मेन जनता है, तो दोस्तों वो रेवेन्यू जो बीच का मिडल मैन का कॉस्ट आता था वो हट जाएगा एंड ये वाला जो कॉस्ट है यहाँ से उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों अगर आप देखो सो पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। सितंबर क्वार्टर ने इन्हें एक अराउंड 18% की ग्रोथ दिखाई थी नेट इनकम में और रेवेन्यू के अंदर भी आपको 30% की ग्रोथ दिखी थी और अब इसका ही प्रभाव शेयर प्राइस के ऊपर भी आराम से पड़ते हुए देखने मिल सकता है आपको। पिछले 6 महीने के अंदर अराउंड 32% की तेजी स्टॉक के अंदर आई है। बट अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 महीने की, सो पिछले 2 से 3 महीने विप्रो शेयर के लिए एक अच्छे नहीं गए थे, बिकॉज उसके अंदर आपको नेगेटिविटी के साथ साथ प्रेशर भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। सो इसको भी आप भूल नहीं सकते और निगलेक्ट नहीं कर सकते। डू लेट इट बी इन योर लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता ही है कि विप्रो लिमिटेड स्टार्टिंग में कंसोलिडेट करता है, फिर बाद में एक रनर अप देता है, फिर बाद में इसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों मैक्स चार्ट पैटर्न भी देखें सो आपको यही सेम चीज़ चलते हुए देखने मिल रही है कि TCS बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है, विप्रो लिमिटेड अभी भी आपको नीचे ही देखने मिल रहा है। विप्रो लिमिटेड के अंदर हमेशा से ये चीज़ें देखने मिली कि वो पहले रेंज में एक कंसोलिडेशन देता है और फिर बाद में एक आराम से एक स्लोली ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देता है, फिर स्लोली ऊपर जाता है, जो आप चार्ट पर एकदम अच्छी तरह से रीड करते हुए भी देख सकते हो। आप मैक्स चार्ट पैटर्न को भी एकदम अच्छी तरह से टटोल वटोल कर भी देख सकते हो। बट आप इसको अभी फिलहाल यही लेकर चलिए कि आपको स्टार्टिंग में एक नॉर्मल सी एक गैप अप ओपनिंग दिखती है वन डे के अंदर एंड फिर बाद में कंसोलिडेशन देता है और फिर बाद में अगर आपको ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दिख गई तो 1 या फिर 2 हफ्ते तक भी आपको वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर देखने मिलता है। सो ऊपर नीचे तो चलते ही रहता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन फेज से जब वो बाहर निकलता है फिर बाद में वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। अब दोस्तों कंसोलिडेशन पिछले 2 से 3 महीने से चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही जाएगा। प्लस पी रेशियो भी आपको 30 का देखने मिल रहा है जो कम ही है, ओवर सोल्ड जोन की और अंडर रेटेड कैटेगरी के अंदर ये अभी इंक्लूड हो चुका है। विप्रो लिमिटेड के अंदर अगर आप देखो सो हमें जो वॉल्यूम बेस्ड कामकाज दिख रहा है वो अराउंड 60% का दिख रहा है। 60 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने आपको डिलीवरी बेसिस पर अराउंड 45% के आसपास की डिलीवरीज ट्रेड होते हुए देखने मिली है। इसके अंदर भी डिलीवरी परसेंटेज आपको लिटिल हायर देखने मिल रहा है इवन आफ्टर के इसके अंदर 60 लाख के आसपास की खाली NSE के अंदर ही क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो आप समझ जाइए कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ साथ आपको डिलीवरी बेसिस का कामकाज भी एकदम ए क्लास देखने मिल रहा है। और अगर आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि इसका 13 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और उसके बाद अगर आप देखो सो प्रेस रिलीज आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आता हुआ देखने मिला था। उसके पहले भी आपको 10 और 11 नवंबर, 9 नवंबर और 8 नवंबर को डेली आपको प्रेस रिलीज आते हुए विप्रो लिमिटेड की तरफ से देखने मिल रहे हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर तो परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन वो सारे प्रेस रिलीज की जो डेट है वो सारा परफॉर्मेंस हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही कंपनी ने दे दिया। सो दोस्तों अगर आप देखो सो रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ लाई है ईयर ऑन ईयर फ्रॉम अराउंड 5 ईयर्स की ग्रोथ है ये। सो आपको ये 5 ईयर्स की ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है, बट वी नीड अ ब्रेकआउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट चाहिए तब जाकर तो असली मज़ा आएगा। जिस प्रकार से इसने प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 4 साल से मेंटेन कर रखी है और ईयर ऑन ईयर में ही हमने मज़ा नहीं आ रहा है, पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी पिछले 4 क्वार्टर से इसने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है।
देखकर चल सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग घटाई थी अपने सितंबर क्वार्टर के अंदर, और वहीं पर एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। वाइसा वर्सा कर देना, थोड़ा सा पलट देना। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई थी और एफआईआईज ने भी अपनी थोड़ी सी होल्डिंग घटाई थी। सो आप देख सकते हो कि दोनों ही मामले में, दोनों ही जो एफआईआईज है और डीआईज है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने बराबर की ही जंग रखी है यहाँ पर। सो आप देख सकते हो कि किसके साथ जाना है। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर एकदम ए क्लास है। तो लो रिस्क विथ हाई रिटर्न्स, बेटर देन एफडी एंड बेटर देन एनीथिंग, इज अ गुड स्टॉक फॉर अस। और देख सकते हो आप, डीआईएस ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग कुछ ज़्यादा ही कम कर दी है। म्यूचुअल फंड्स तो छोड़िए, लेकिन डीआईएस ने अपनी जो होल्डिंग है वो हमारा पहले जून क्वार्टर के अंदर अराउंड 5% था, और अभी इन्होंने अराउंड 3% स्टेक कम किया, जिसके कारण हमें स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमें इसके अंदर जो लोगों ने, पब्लिक ने कहा है, वो 69% बाइंग की कॉल दी है प्लस 17% होल्ड की कॉल दी है। सो आप ये बाइंग और सेलिंग की कॉल्स को हटा दीजिए, लेकिन होल्डिंग की कॉल्स आपको कुछ ज़्यादा ही देखने मिल रही है, जिसके कारण इसको होल्ड करना मस्ट बन जाता है। आउट ऑफ 40 इन्वेस्टर्स, 17% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर टेलिंग अस कि इसको होल्ड करना चाहिए। लंबे समय के लिए आपको प्रॉफिट दे सकता है। इवन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, आपको इसके अंदर प्रॉफिट देखने मिल सकता है। तो दोस्तों फाइनली हम आ जाते हैं कौन से 1:2 का जिसने स्प्लिट दिया है, यानी अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आप देखो 1840 रुपये का एक शेयर है। आप देखो तो स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड SSWL का ये है। और अगर आप देखो तो इसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा नीचे मिल रहा है, 15 के आसपास का पी रेशियो इसका दिख रहा है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अराउंड 3000 करोड़ का है। सो अगर आप देखो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना ज़्यादा है, और स्टील स्ट्रिप्स का कितना है देखिए, 17 लाख, 17 लैक्स के सामने तीन कुछ है क्या? आप मुझे बताइए। 3000 और 17, 3000 कहाँ और 17 लाख कहाँ? तो 17 लाख करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 3000 करोड़ का हमारा SSWL का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इतनी छोटी कंपनी है, मिड कैप कंपनी भी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी हमें कह सकते हैं हम इसे। तो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसके हिसाब से आप इसके अपने रिस्क को मैनेज करते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो। बट बाय और सेल HDFC सिक्योरिटीज़ ने एक महीने के पहले टारगेट दिया था अराउंड 2056 का। तो दोस्तों आप अगर इसका शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखो तो हमें 2056 का टारगेट इसको लेकर चलना चाहिए। बिकॉज देखिए एक महीने पहले HDFC सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट दिया था, एंड इस जगह पर टारगेट देने के बाद स्टॉक ने एक नेगेटिविटी दिखाई, फिर अभी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई। तो दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट पर खड़ा है शेयर, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। तो दोस्तों पिछले बार आपको 1800 के लेवल्स पर HDFC सिक्योरिटीज़ ने कहा था कि अराउंड 200 पॉइंट्स की इसके अंदर गैप फिल हो सकता है, और 2000 के आसपास इसका जो टारगेट है वो हम दे रहे हैं। तो दोस्तों 2056 के टारगेट को लेकर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, बट आफ्टर डूइंग योर ओन एनालिसिस इसके अंदर एंट्री लेना। बाकी ये वाली जो हमारे HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो अपडेट और जो इन्होंने बताया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंसिडरेशन में लेकर बाद में इसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। अगर आप देखो 22 नवंबर हमें रिकॉर्ड डेट मिल रही है। अगर आपको लगता है कि इसके फिनेंशियल्स अच्छे हैं एंड आपके वो पोर्टफोलियो में और आपके स्टाइलिंग में बैठ रहा है, या हमारे बाइंग स्टाइल के अंदर बैठ रहा है, सो आप याद रख सकते हो 22 नवंबर को इसकी रिकॉर्ड डेट है, और ये 22 नवंबर यानी 21 नवंबर को इसकी एक्स रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है। लेकिन दोस्तों वेट, हियर इज़ अ ट्विस्ट। 22 नवंबर को आपको मंडे देखने मिल रहा है, जिसके कारण आपको 21 नवंबर संडे देखने मिलेगा, फिर 20 नवंबर आपको हमारा सैटरडे देखने मिलेगा। सो आपको दिख रहा है कि 19 नवंबर की एक्स डेट है। सो अगर आप 19 नवंबर को खरीदते हो या फिर उसके बाद खरीदते हो तो आपको स्टॉक नहीं मिलेगा स्प्लिट के लिए। 19 नवंबर को भी अगर आप खरीद रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको खरीदना है 18 को, और 18 को मुझे लगता है कि 19 को भी कुछ है जिसकी वजह से मार्केट बंद है। तो आप समझ लीजिए कि आपको है ना 18 को नहीं खरीदना है, आपको 17 तारीख को खरीदना है, या फिर उसके पहले आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। 17 तारीख को बाय करोगे तो आपको स्प्लिट मिल जाएगा, और पहले से अगर आप इस शेयर के अंदर बने हुए हो सो यू कैन कंटिन्यू योर पोजीशन और वॉट एवर यू वांट, आप इसके अंदर एवरेज आउट या फिर कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो। बट स्प्लिट के बाद थोड़ा सा कोई भी स्टॉक जो है वो एक प्रेशर में या फिर एक
कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वो 1 वीक या फिर 1 मंथ के लिए चले जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक एंड द क्वांटिटी ट्रेडेड हियर एंड अकॉर्डिंग टू लुकिंग एट द क्वांटिटी दैट इज ट्रेडेड इन दिस स्टॉक, आई थिंक कि इसके अंदर अराउंड 2 से 3 वीक्स के आसपास का कंसोलिडेशन भी लग सकता है। सो इस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज कर लेना। एंड अगर आपको चाहिए इस पर डिटेल्ड वीडियो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक।